ये अभी आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। जिस तरह सेल्स टैक्स में 0 रेटिंग था, उसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी 0 रेटिंग है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सेल्स टैक्स से बिल्कुल मिलता जुलता है, मगर ज्यादा बेहतर तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी में आप लोग इसे समझेंगे। और सिर्फ आपकी समझने के लिए, ये 0 रेटेड तो ये है कि जो भी ड्यूटी लगनी थी वो चार्ज होगी 0 रेट के ऊपर। एक तो होती है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब सिरे से लगना ही नहीं है, ठीक है, वो उसके परव्यू में फॉल ही नहीं करता। 0 रेट का मतलब होता है कि उसके ऊपर चार्ज तो 0% होगा, मगर 0 रेट रखने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई अमाउंट आए और उसकी कोई एडजस्टमेंट हो। ठीक, अब जैसे 0 रेटेड सेक्टर, अगर मैं एक दफा आपको सेल्स टैक्स में बताऊं, 0 रेट सेल्स टैक्स में ये होता है कि आपका टैक्स कट जाता है, आगे आपने किसी से नहीं लेना होता। ठीक, ज्यादातर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 0 सेक्टर में फॉल करती हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपने अगर किसी से माल खरीदा तो आपका टैक्स पहले कट जाता है। अब जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप किसी और से तो टैक्स वो नहीं लेंगे। आप जो है, अगर कोई बायर अमेरिकन है, अमेरिका में बाय कर रहा है आपकी एक्सपोर्ट, तो उसका टैक्स आप नहीं काटेंगे सेल्स टैक्स में। ठीक है, आउटपुट टैक्स। तो इस वजह से 0 रेट आता है और उसके अगेंस्ट रिफंड भी मिलता है। सिमिलरली फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 0 रेटिंग भी है कि हो सकता है आपका एक जो है ड्यूटी आपने पे करनी थी उसको आपने डेफर करवा लिया। ठीक, अच्छा जी, एज पर लॉ, ये लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 0 रेटिंग होती है। अब चूंकि हमारा टॉपिक है 0 रेट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब आप वापस ले सकते हैं। अगर आपने कोई ड्यूटी पहले से दी हुई है, अगर आपने कोई ड्यूटी पहले से दी हुई है तो आप वापस ले सकते हैं। इसको एक दफा ना, ड्यूटी ड्रॉबैक को हम लीगली के बजाय इसको हम समझते हैं कि ये लिटरल सेंस में क्या है, आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरली ड्रॉबैक क्या हो सकता है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं इसे लेके। जी, अब देखते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक बेसिकली एक रिबेट ऑफ द ड्यूटी होता है। रिबेट क्या होता है, एक अमाउंट आपको थोड़ी देनी होती है। अगर आपने 5 दी है तो आपको देनी थी, अगर आपने 5 देनी थी तो आपको 2 देनी पड़ती है। और ये रिक्वायरमेंट किसके लिए है, मैं एक दफा पढ़ देता हूं कि ड्यूटी ड्रॉबैक इज द रिबेट ऑफ ड्यूटी chargeable on imported material or excisable material used in the manufacturing of goods and is exported। बेसिकली जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करके बाहर दोबारा बेचने हैं, एक्सपोर्ट कर देने हैं, उन पे जो ड्यूटी होगी उस पे आपको एक रिबेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने वो ड्यूटी पे कर दी है तो आपको उसका ड्रॉबैक या रिफंड वापस मिलेगा एक्साइज डिपार्टमेंट से या कस्टम डिपार्टमेंट में। ठीक, और ये वो ड्यूटीज हैं जो आपने पे कर चुके हैं अपने सप्लायर्स को प्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है जी जी, बिल्कुल, ये डीटीआरई पूछ रहे हैं, ये ड्यूटी ड्रॉबैक रिबेट है, बिल्कुल। और ड्यूटी ड्रॉबैक रिबेट्स एक्सक्लूसिवली कस्टम्स एक्ट में भी डिफाइंड है, थोड़ा सा सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो डिफाइंड है। यहाँ इसका मतलब यही है, यहाँ इसका मतलब यही है कि ये एक्सपोर्ट के लिए अगर आपने कोई गुड मैन्युफैक्चर किया है और आपने उसके ऊपर कोई ड्यूटी दी है, या आपने एक्सपोर्ट के लिए कोई मटेरियल मंगवाया, पहले इंपोर्ट किया, उसके बाद उस पे इंपोर्ट की स्टेज पे ड्यूटी कटी, उसके बाद आपने दोबारा उस ड्यूटी पे करने के बाद कोई चीज मैन्युफैक्चर की और उसे बाहर इंपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अगर आपने कोई चीज बाहर से मंगवाई या उधर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपने कोई ड्यूटी पे की और आप उसे फौरन एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उस पे आपको ड्रॉबैक या ड्यूटी उसे कहेंगे और ये आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, अच्छा,
आगे चलते हैं। ड्रॉबैक को दोबारा इन्होंने पूछ कहा है कि इसे रिपीट कर दें। ड्रॉबैक बेसिकली क्या है, ये एक रिबेट है, ये एक रिबेट है। ड्रॉबैक बेसिकली एक अमाउंट आपने ज्यादा अगर देनी थी तो आपने पहले कम दी, और कम देने के बाद आपने उस पर एक्सपोर्ट भी की तो वो आपको रिफंड हो सकती है, पूरी की पूरी ड्यूटी आपको नहीं देनी पड़ती। ठीक है, ये आप ऐसे ही समझ लें जैसे सेल्स टैक्स में है कि आपका इनपुट तो पहले कटा होता है, आउटपुट किसी और से आप ले नहीं सकते, और वो इनपुट आपको रिफंड हो जाता है। ये भी सिमिलर प्रोसीजर है, ये एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्टर्स के लिए है, या वो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजें मंगवाते हैं और फिर दोबारा इसे बाहर भेज देते हैं एक्सपोर्ट के लिए। मेरे पास एक सिमिलर केस ऐसा आया था। द पार्टी इंपोर्ट्स कारपेट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, उसके अंदर थोड़ा सा प्रोसीजर करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर करने के बाद जो है पार्टी उसे एक्सपोर्ट कर देती है। अगर उस पर कोई ड्यूटी कटी होगी तो वो ड्यूटी आपको वापस रिफंड हो जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें कहता है कि अगर कोई प्रोविजंस, सेक्शन 3 की प्रोविजंस को वो कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 the goods exported out of Pakistan or such goods as may be by a notification in the official gazette specified by the federal government shall be charged to duty at the rate of 0% and adjustment of duty in terms of section 6 shall be admissible on such goods। सेक्शन 6 में एडजस्टमेंट का तरीकाकार बताया गया है, हम वो भी देखेंगे आज। ये कहता है कि ये सेक्शन कहता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं या वो गुड्स जो नॉमिनेट कर दिए गए हैं, नोटिफाई कर दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उनको अपने 0 रेट के ऊपर या 0% के ऊपर चार्ज करना है उस पर ड्यूटी, और उस पर आपको एडजस्टमेंट जो मिलेगी वो सेक्शन 6 के तहत मिलेगी। अच्छा, लॉ के अंदर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। लॉ जो बना रहे होते हैं ना, ये समझे लॉ इंसान ही बनाते हैं, ठीक। ये ऐसे नहीं होता कि किताबों ने खुद ही किसी चीज को समझा, किसी इशू को किताबों ने समझा, किसी चीज को हालात ने समझा और एक कानून निकाल दिया। आज भी जब हमारी बात हो रही थी, वी वर इन द मीटिंग, वी वर जस्ट डिस्कसिंग फर्दर टैक्स, and the member IR operations as well as the minister and the highest जो advisors हैं इसके हमारे लॉ के, और जो कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स हैं, they were discussing two issues and they were saying okay we have this and we will bring a change in the law। ये एक दो लूप होल्स रह गए हैं, मजीद लूप होल्स हमने दूर करनी है। तो यहाँ तो आपको प्लेन रीडिंग नजर आ रही है, मगर इसके बैक एंड पे होता ये है कि ये कोई ना कोई बंदा इस तरह का लॉ सोच के बैठा होता है और वो लॉ उसको एग्जीक्यूट करता है, देखते हुए पूरी की पूरी लॉ की हिस्ट्री, इंटेंशन लॉ की, उसके बाद। और फिर ये होता है क्योंकि ये इम्पर्सनल है, लॉ जो है वो समझ लें इंसान से हटके, आपके ऊपर जितने भी बिलीफ का जो है इस्लाम के तौर पे हैं, बीइंग अ मुस्लिम के तौर पे, बीइंग अनदर रिलीजन के, अगर आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी बिलीफ आपके ऊपर है तो बिलीफ तो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन तो आप हैं। इसी तरह ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन पे अगर होगी, चाहे 0% की है या एडजस्टमेंट की, ये बनाने के लिए पीछे एक माइंड बैठा हुआ है, वो माइंड जो है वो लॉ लिखता है। लॉ इटसेल्फ, वो माइंड इटसेल्फ कोई लॉ नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बनी हुई वर्किंग होती है ये इंसानों की बनी होती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। हो सकता है कि आज के दिनों में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एडजस्टमेंट अलाउड हो, कुछ अर्से बाद अलाउड ना हो। इसके अलावा ये भी इम्कान है कि अगर कुछ अरसा पहले, अगर ये भी इम्कान है कि कुछ अर्सा पहले कोई ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं थी तो आप लेटेस्ट ड्यूटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, काफी डिटेल में हो गया है। अब जी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स आपके सामने आ गया है। इसमें यह है कि
बेसिकली ये बताया गया है कि जब बोर्ड है वो नोटिफिकेशन कर सकता है ऑफिशियल गैजेट में, और आपको ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी जो आपने पे की हुई है उस पर एक रिबेट दे सकता है, या आपको ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी अलाउ कर सकता है। जो भी गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन पाकिस्तान एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान। फिर वही बात कर रहा है कि अगर कोई गुड्स बने हैं या एक्सपोर्ट हुए हैं तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक आपको अलाउ की जा सकती है। और इसमें एक किस्म की सेल्फ रियलाइजेशन ये है कि बोर्ड चाहे तो कोई भी रेट उसका सबमिट कर सकता है, कोई भी रेट उसका अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल आपके सामने डिस्प्लेड है। ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी ड्रॉबैक है, रिफंड है, एडजस्टमेंट है, वो अगर एक्सपोर्ट पे अलाउड है तो उसको रोका जा सकता है। Notwithstanding anything in the subsections 1 and 2, the board may by notification in the official gazette prohibit the payment of drawback, refund। prohibit मतलब रोक सकता है, prohibit the payment of drawback, refund or adjustment of duty upon the exportation of goods or any specified goods। ये मैं आपको बता रहा था पहले भी कि कोई भी गुड है, उस गुड्स हैं या कोई भी एक्साइजेबल सर्विसेज हैं, अगर बोर्ड चाहे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके उनके ऊपर किसी किस्म की जो ड्यूटी का एडजस्टमेंट है, ड्रॉबैक है, रिफंड है, वो आपको जो है प्रोहिबिट कर सकता है। इसका एक और मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि आपको डिसअलाउ कर सकता है आपको ड्रॉबैक या रिफंड या एडजस्टमेंट। आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया है लेक्चर, मैं एक और लेक्चर बिगिन करता हूँ सिमिलर। बिल्कुल आज का बहुत आपको इजी लगेगा इंशाल्लाह। सेक्शन 6 बिगिन करते हैं, ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, और ये आपने इसका मतलब ऐसे ही लेना है एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। अगर इसमें कोई चीज कहीं पूछूंगा तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस क्योंकि आपने इसकी भी प्रैक्टिस नहीं की, और जब आप फील्ड में आएंगे तभी से देखेंगे। मगर मैं आपको सिर्फ इस हद तक समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको इसी हद तक समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको इसको ऐसे ही समझें जैसे सेल्स टैक्स का एक सेक्शन 8B था और 8A, जिसमें हमें कहा गया था कि ये एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, ये एडजस्टमेंट अलाउड है। सेम आपने यही समझना है कि ये एडजस्टमेंट, उसमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट थी, इसमें ड्यूटी की एडजस्टमेंट है। ठीक, तो थोड़ा चूंकि सेल्स टैक्स की निस्बत इसकी एप्लीकेशन जो है नैरो है, मैं फिर बता रहा हूँ नैरो है, तो इस वजह से शायद चूंकि लोगों की प्रैक्टिस में ये लॉ फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नहीं होता ज्यादा, इस वजह से ये शायद आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगे। दोबारा एक दफा बता देता हूं कि चूंकि ये थोड़ी इसकी एप्लीकेशन नैरो है, इस वजह से आप लोगों को शायद इसका जिस्ट बताऊंगा, लॉ की इतनी ज्यादा समझ ना लगे अभी। मगर परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने सारी जिंदगी सीखना है इंशाल्लाह। आप बल्कि ये मैं अक्सर रिसोर्स पर्सन से जब हमारी डिस्कशन होती है तो हम यही कह रहे होते हैं कि इट इज समथिंग ऑफ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम आपको ये चीज बता रहे हैं जो कि हम डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं। Every opportunity that we come across, we do share it with you as and in whatever manner we may be allowed to। ठीक, अच्छा ये है कि ये बिगिन कैसे करता है। आपने किसी को ड्यूटी के ऊपर एडजस्टमेंट अलाउ करनी है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग नेट लायबिलिटी ऑफ ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स। ये बेसिकली कहता है
है कि जो आपने ऑलरेडी ड्यूटी पे की होगी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जो आपके मेंशन्ड होंगे एक्साइजेबल गुड्स और एक्साइजेबल सर्विसेज, और आप उन पे इनपुट भी दे चुके हैं, वो आपको अलाउ होगी डिडक्ट करने के लिए अगर आपकी कोई पेबल है उसमें से। बिल्कुल दोबारा बताता हूँ, सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको इसलिए लगेगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। एक दफा रीडिंग देता हूँ। डिटरमाइनिंग, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग नेट लाइबिलिटी ऑफ ड्यूटी, आपने नेट लाइबिलिटी ऑफ ड्यूटी जो है वो डिटरमिन करनी है। The duty already paid on goods specified in the first schedule and used directly as input goods for the manufacture or production of such goods shall be deducted from the amount of duty calculated on such goods। आपने सिंपल एक काम करना है, आपने अगर कोई ड्यूटी पे कर दी है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं उस ड्यूटी के अगेंस्ट जो पेबल है। इंतहाई आसान अल्फाज में इसका पूरा मतलब यही है कि अगर आपने कोई ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी है तो आप उसे पेबल के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, बस। ठीक, इससे ज्यादा इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह जब अल्लाह के हुक्म से आप होंगे और इसमें आप काम कर रहे होंगे तो यू विल लर्न कि ये लॉ की जो एप्लीकेशन है वो एज पर लॉ तो ठीक है, ये बाकी इसके अंदर जो प्रैक्टिकल विजडम इन्वॉल्व्ड है सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज में, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू कॉल द शॉट्स। जो प्रैक्टिकल विजडम है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, दैट विल सुपरसीड एनी अदर थिंग दैट यू मे लर्न हियर। ये एक सच्ची बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 दिन में, 3 दिन में, 3 हफ्तों में, 3 माह में कोई बंदा एक्सपर्ट एक लॉ का नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी चाहिए होगी। चलें, बहुत दोबारा इसको बता देता हूं। अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है कि आपने कोई ड्यूटी पे कर दी है किसी गुड के ऊपर, ठीक है, तब आपको उसकी एडजस्टमेंट की आपको अलाउ होगी। अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है कि आपने कोई ड्यूटी पे कर दी है, ठीक है, तब आपको उसकी एडजस्टमेंट अलाउ होगी, वरना आपको अलाउ नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है, ये थोड़ा डिटेल में लिखा है सबसेक्शन 2। इसमें यही है कि अगर आपकी पेमेंट जो है वो वैलिड होगी और पेमेंट वेरीफाइएबल होगी, बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई भी होगी या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हुई होगी या क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, तो आपको उसकी एडजस्टमेंट अलाउ होगी। ठीक है, दोबारा आगे चलते हैं। इसमें सेक्शन इसका बेसिकली आगे इसमें यह है कि जो डेट स्पेसिफाई होगी from the date to be notified by the board, adjustment of duty of excise under subsection 1 shall be admissible only if the supplier of input goods and services had declared such supply in his return and he has paid amount of tax to as indicated in his return। बिल्कुल सिंपल इसका मीनिंग है कि अगर सप्लायर ने अपने टैक्स पे कर दिए हैं और वो उसने कहते हैं ड्यू डेट पे दे दिया है और उसकी रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी उसको ड्यूटी का क्रेडिट मिलेगा या ड्यूटी की एडजस्टमेंट मिलेगी। अगर जो सप्लायर है उसने टैक्स पे कर दिया है, सेल्स टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, तभी उसको ड्यूटी की एडजस्टमेंट मिलेगी, वरना उसे नहीं मिलेगी। मतलब आपने ये समझना है कि उसे सेल्स टैक्स में भी आपने वॉचफुली देखना है कि इसने सेल्स टैक्स में पेमेंट की है या नहीं की। अगर इसने सेल्स टैक्स में पेमेंट नहीं की तो उसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो पहले ही उसने कंडीशन ये रखती है कि आप लोग ये देख लें कि भाई अगर आपने पहले ड्यूटी एडजस्ट करवानी है तो आपको सेल्स टैक्स पे करना है। अगर आपने सेल्स टैक्स पे नहीं किया तो आप ड्यूटी की एडजस्टमेंट नहीं ले सकेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सब सेक्शन 3 में कि बोर्ड अगर चाहे तो आपको एडजस्टमेंट कुछ खास सर्विसेज या क्लास ऑफ सर्विसेज पे एडजस्टमेंट डिस अलाउ कर सकता है, ठीक है, या उसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक,
बिल्कुल सिंपल है, आगे चलते हैं। ये खत्म हो गया हमारा सेक्शन 5। अब हम सेक्शन 6 खत्म हो गया, अब हम आते हैं कोर मेजर सेक्शन के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आपके सामने ये सेक्शन डिस्प्ले हो गया है। जी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स मोड में कलेक्ट होगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स मोड में कलेक्ट होगी। अब सब सेक्शन, ये सेक्शन 7 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है उसकी कौन कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी। बहुत सिंपल है, देखते हैं इसे। एक दफा इसकी रीडिंग आप लोग सब कर लें, फिर मैं इसको एक दफा दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि समझाने का मकसद यही है कि आप लोग इंशाल्लाह इसमें हैंड्स ऑन हो जाएं। In case of goods specified in the second schedule, all such services as may be specified by the board through a notification in the official gazette। ठीक, ये कहता है कि कुछ गुड्स जो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई हुए हैं या सर्विसेज, बोर्ड एक नोटिफिकेशन कर सकता है कि जो ड्यूटी पे होगी वो सेल्स टैक्स मोड में होगी। आगे कहता है वेयर बाय आगे, जिसके मुताबिक जो पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है या कोई सर्विसेज दे रहा है, आपके सामने स्लाइड डिस्प्ले हो गई है। ठीक, सेकंड शेड्यूल के आइटम्स के ऊपर बात कर रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है या कोई प्रोडक्शन कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इंटाइटल होगा कि वो इनपुट टैक्स पेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ड्यू फ्रॉम हिम ऑन सच गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स पीरियड। बेसिकली ये कह रहा है कि जिस टैक्स पीरियड से पर्टेन करता होगा सेल्स टैक्स वो भी पे करेगा, और जिस उसी टैक्स पीरियड से पर्टेनिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो भी पे करेगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूस कर रहा है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो सेल्स टैक्स देगा तो वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देने का मजाज है। और ये वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पीरियड से देगा। मतलब आपने ये देखना है ना कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर वो दे रहा है तो ये नहीं कर सकता कि भाई उसने सेल्स टैक्स दिया है महीना मई के मंथ के लिए, और वो जनाब जी एक्साइजेबल ड्यूटी जो उसने पे की हुई है वो जनवरी की, उसको अकाउंट फॉर कर रहा है। ये मिसमैच नहीं चलेगा। सेल्स टैक्स मई का है, मई के अंदर फेडरल एक्साइज लगनी है, मई के मंथ के अंदर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करेगा और उसे अपनी रिटर्न में अकाउंट फॉर करेगा, तभी जाके उसकी एडजस्टमेंट ले सकेगा, वरना एडजस्टमेंट नहीं ले सकेगा। बिल्कुल, डिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन एक्साइज आपके सामने विजिबल हो गया है। इसने इसका मेथड बताया है कि अगर वो आउटपुट टैक्स है उसमें से अपनी, अगर उसने कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी अपनी इनपुट पे दी है, अगर उसने कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी अपने इनपुट पे दी है तो उसे आउटपुट से डिडक्ट कर सकेगा। एडजस्टमेंट अपनी जो भी होगी आउटपुट टैक्स से उसे कर सकेगा। बिल्कुल क्लियर है। अगर उसने पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी दी है तो बाद में अगर उसकी कोई पेबल की एडजस्टमेंट है तो आउटपुट टैक्स से कर सकेगा। और इसमें पीरियड स्पेसिफिकेशन नहीं भूलनी। ये नहीं हो सकता कि जनवरी की वो जो है वो दिसंबर में ले ले, दिसंबर की जो है वो कहते हैं नवंबर में ले ले। ये बिल्कुल रूल अलाउ नहीं करते, लॉ अलाउ नहीं करता। आगे चलते हैं। बिल्कुल
फिर वही बात कर रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो उनको पे करेगा उन्हीं मंथ्स में जिन मंथ्स में उन्होंने वो फेडरल एक्साइज की एक्टिविटी की होगी, उसके अलावा वो उसे नहीं कर सकता। ठीक, फिर दोबारा उसको बेसिकली तकरीबन लॉ कोशिश करता है कि एक नहीं, तीन नहीं, 4 लूप होल्स में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है जहां कोई आपकी क्लैरिटी नहीं होती, जहां क्लैरिटी आप बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, तो लॉ उसे 3 या 4 मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करके क्लैरिटी लेके आने की कोशिश करता है। तो a person shall be entitled to deduct duty of excise paid or payable on such goods or services as are required by him during a month। जिस महीने में उसने पे करनी है उसी महीने में पे करेगा और वो एडजस्टमेंट लेगा उन गुड्स के अगेंस्ट या उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो उसने प्रोवाइड किए हैं उसी महीने के दौरान। सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग दैट मंथ जिस महीने में उसने अपनी सर्विसेज या गुड्स एक्साइजेबल किए हैं, मैन्युफैक्चर और आगे सेल किए हैं, उन्हीं के अगेंस्ट वो एडजस्टमेंट ले सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको एक दफा रीडिंग दे देते हैं। आप ये समझें कि इन दोनों इस सब सेक्शन ने सब सेक्शन 2 जो है वो एक अडेप्टेबिलिटी की बात करता है। वो कहता है कि आप समझें कि जो सेल्स टैक्स में जो चीजें चल रही हैं वही समझें फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी चल रही हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसने आप समझें कि इट्स अ नटशेल, इसने पूरे के पूरे फेडरल एक्साइज ड्यूटी को एक कूजे में बंद करके रख दिया, दरिया को कूजे में बंद करके रख दिया। ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करेगा, declare that any of the provisions of the Sales Tax Act 1990 relating to the levy of any exemption from sales tax, registration, bookkeeping and invoicing requirements, returns, offences and penalties, appeals and recovery of arrears shall, with such modification and alterations as it may consider necessary or desirable to adopt them to the circumstances, be applicable in regard to like matters in respect of the duty लेविएबल अंडर दिस एक्ट। बहुत ब्रॉड, अगर उसने उसको कोई 0 रेटिंग देनी है सेल्स टैक्स के तहत तो समझे उसे फेडरल एक्साइज में भी देनी है, अगर उसे कोई रिटर्न देनी है तो रिटर्न के उसे फेडरल एक्साइज में भी देनी है, अगर उसने कोई पेनल्टी उसको लगानी है तो इधर भी उसको ऐसी लगेगी जैसे सेल्स टैक्स में लगती है, अगर उसने कोई अपील की है तो उधर भी उसके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में होगा, जिस तरह सेल्स टैक्स में होगा वैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी में होगा। अगर कोई रिकवरी एरियर की है तो यहाँ फेडरल एक्साइज में भी ऐसे ही होगा जिस तरह सेल्स टैक्स में हुआ करता है। अब एक एक्सप्लेनेशन है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है उसका मतलब वही होगा, ठीक है, जो सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर होता है, और टैक्स पीरियड का भी मतलब वही होगा जो सेल्स टैक्स एक्ट ऑफ 1990 में हुआ करता है। बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत आसान है। मैं आपके दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है और टैक्स पीरियड, जो सेल्स टैक्स में इनका मतलब है वही इनका मतलब जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी है। जी, हमारा ये सेक्शन 7 भी खत्म हो गया। अब मैं इसके बाकी सेक्शन को स्टार्ट करता हूं और जी अभी सेक्शन 9 जो है ये समझ लें ऐसे ही है जैसे आपने रिकवरी के अंदर कोई लायबिलिटी किसी की बनानी होती है। ये
बिल्कुल ऐसे है जैसे सेल्स टैक्स का सेक्शन 11 है कि आपने लायबिलिटी बतानी है, अगर उसकी कोई लायबिलिटी बनती है तो उसे बताना है। अगर कोई उसकी डायरेक्टर है तो डायरेक्टर को मेंशन करना है, अगर उसका कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को आपने मेंशन करना है। Liability for payment of duty in the case of private companies or business enterprise or in case of sale of business ownership, बिल्कुल क्लियर है अपने लिहाज से। आपके सामने स्लाइड डिस्प्ले हो गई होगी। जी, एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है और ये बिल्कुल मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों को वर्डिंग की वजह से लेंथी लगेगा, मगर ये बहुत आसान है। कुछ केसेस, स्पेसिफिक केसेस में उसने कहा है कि लायबिलिटी पेमेंट करने की किसकी होगी? प्राइवेट कंपनी है, वो क्लोज्ड हो गई है, डिसकंटिन्यू हो गई है, खत्म हो गई है, अपनी लिक्विडेशन अभी उसकी हुई नहीं थी, अभी उसका बिजनेस चल रहा था। अगर वो कंपनी से रिकवर नहीं हो सकती, अगर एक कंपनी है उसका बिजनेस खत्म हो गया है, क्लोज हो गया है, वो कंपनी खत्म हो गई है, डिसॉल्व हो गई है और उसकी लिक्विडेशन या तो हुई है या नहीं हुई, उससे कोई रिकवरी नहीं हो पा रही, तो जो उसका ओनर था, उसका पार्टनर था, डायरेक्टर था, कंपनी थी, बिजनेस एंटरप्राइज था, जो भी था, वो सारे के सारे फुली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, जिस तरह हमने सेल्स टैक्स एक्ट में पढ़ा था। एक बहुत ब्रॉड इस तरह की एक प्रोविजन बिल्कुल सेक्शन जो है 139 में भी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। उसमें डायरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली नॉमिनेटेड हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये सारे के सारे उसमें नॉमिनेटेड हैं। यहाँ भी वही है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी को बिजनेस अपना एकदम बंद कर देती है या कोई बिजनेस एंटरप्राइज वो बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है और उससे कोई रिकवरी पेंडिंग है, तो जनाब जो बिजनेस एंटरप्राइज में जो बंदा ओनर था, पार्टनर था, डायरेक्टर था, कंपनी का बिजनेस जो है उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, बिजनेस एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल होगी। वो सारे बंदे जो इधर मेंशन किए गए हैं